देहाती लड़के के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जो शशांक भारतीय द्वारा लिखा गया है। दोस्ती। अच्छा था कॉलेज, दिन कटने लगे थे। आईटी चौराहे के पास कमरा लिया था। आईटी चौराहा हरियाली और पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध इलाका है। कारण है कि आईटी कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है और यूनिवर्सिटी के 3-4 गर्ल्स हॉस्टल भी आसपास बसे हुए हैं। वैसे तो आईटी पर चाय की दुकानें दिन भर खुली रहती हैं, पर जब शाम को कॉलेज और कोचिंग छूटती हैं, तब तलब सबसे ज्यादा महसूस होती है। कोई न कोई काम निकल ही आता है शाम को आईटी जाने के लिए। लेकिन ज्यादा मजनूबाजी की जरूरत नहीं है, पास में पुलिस लाइंस भी है। शुरू के कुछ दिनों में मुझे लगा कि लखनऊ में रोज रात को बारिश होती है, पर एक दिन मैं समय से उठा और तब मुझे पता चला कि मेरे सामने रहने वाली आंटी सुबह उठ के गली धो देती है और मैं इस भ्रम में रहता हूँ कि यहाँ रोज बारिश होती है। मेरी सुबह की शुरुआत ब्रेड बेचने वाले की पोंपों से होना शुरू हुई और शाम को एक रसिया सब्जी वाले के साथ गुजरने लगी, जो गाते हुए सब्जी बेचता था। आलू भैया, गोभी भैया। एक लड़का मुझसे भी बाद में आया था, शशांक। 6 फीट लंबा, भारी भरकम और सांवला। मजाकिया बहुत था। बॉडी विद ब्रेन का दुर्लभ कॉम्बिनेशन। उसे कोई नोट्स वगैरह नहीं दे रहा था, तो मैंने ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे तीनों सब्जेक्ट सेम थे। वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, मगर उसके पीछे एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा लगा था। नई जगह आदमी सबसे पहले अपना क्षेत्रवाद साधता है, चाहे अपने प्रदेश के सभी जिलों के नाम पता न हो। कहाँ से? गोंडा। मैं देवरिया से पड़ोसी हुए यार हम तो। उसने हाई फाइव के लिए हाथ बढ़ाया। यह मेरे लिए लखनऊ का दूसरा हाई फाइव था। झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसने ताली मार दी। एसएसबी से निकाले गए। हम भी। हाई फाइव। इलाहाबाद बोर्ड कॉन्फ्रेंस आउट। हम भी। अब्बे, वो बायस्ड होते हैं। हाँ यार, सिविलियंस को जल्दी लेते नहीं हैं। बस ये कुछ चीजें कॉमन हो गई और भड़ास निकालते निकालते हम में दोस्ती हो गई। क्लास में उत्तर प्रदेश की लगभग सभी स्त्री पुरुष जनजातियां मौजूद थीं। जैसे गीले बाल लिए क्लास में चली आने वाली देवियां। यार, आज मैं लेट सो के उठी, जल्दी से भाग के आई। हालांकि ऐसा रोज होता था और जुल्फे झटक झटक कर कॉपियां हमारी गीली की जाती थी। क्लास में किसी का फोन आने पर अचानक इंग्लिश उच्चारण करने वाली देवियां, या सीधे क्लास से बाहर ही चली जाने वाली देवियां, चाहे बाद में पता चले कि प्रयोगभोक्ता वाले याद कर रहे थे। छोटे शहरों में अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की मुख्यतः 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक, जो धारा प्रवाह मने फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हैं, और दूसरी, एक्चुअली बेसिकली वाली। लड़के भी तरह तरह के थे। कुछ गलती से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल पड़ते थे, हालांकि यह गलती वे दिन में 3-4 बार कर बैठते थे। कुछ अपने जीवन का सार जान चुके थे कि बिना डिग्री और नौकरी के कोई भाव नहीं देगा, इसलिए मेडल ही एकमात्र लक्ष्य है। कुछ एबीवीपी और एसएफआई टाइप छुट भैया गैंग ज्वाइन करके राजनीतिक पैक बना रहे थे। भारतीय परंपरा, सनातन धर्म, बुर्जुआ और सर्वहारा, बड़े शब्दों से नया नया परिचय हुआ था। भारतीय संस्कृति खतरे में है, कुछ पर संकट था कि कौन सी दाढ़ी उन पर सूट करेगी। शर्ट की बाहों को कहाँ तक मोड़ा जाए, ऊपर के कितने बटन खोले जाएं। लड़के मर्द होना चाहते थे। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत था कि अलग कैसे दिखा जाए। मुझे और शशांक को समझ में ही नहीं आता था कि हम कर क्या रहे हैं। हम दोनों खाली बैठे पीछे लड़कियों को रेटिंग दे रहे थे 10 में से। वो वाली कितना? 5। वो वाली शरारा 4। बहुत ऑब्जेक्टिव जज थे हम दोनों, कई पहलुओं पर ध्यान देते थे। वो सलवार सूट वाली, ना, नॉट क्वालिफाइड। अरे नहीं, तुम गलत एंगल से देख रहे हो, इस तरफ से खूबसूरत है। वो हंस पड़ा। यार रज्जो, एक बात बताओ। रज्जो मत बोला करो मुझे। या राज कहो या रजत कहो, समझे? रज्जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बचपन से मम्मी ने हमें लड़की बना रखा है। अच्छा ठीक है रजत जी, बोलो, ये बताओ। यार बचपन से हम गाना सुनते आ रहे हैं कि अब की बरस ये हाल है, लगा 16वां साल है, या फिर मैं 16 बरस की तू 17 बरस का टाइप। हाँ तो, और एक हमें देखो, 19 बसंत बीत गई एक फूल न खिला। मुझसे हंसी आ गई। शशांक बेचारे को भारत में पैदा होने का सबसे बड़ा दैख इसी बात से था। वो हॉलीवुड की वैन वाइल्डर और रोड ट्रिप बियपोन टाइप मूवीज देखता था और अपनी 19 साल की वर्जिनिटी पर तरस खाता था। गलती से औजी का नाम ले लो तो दर्द के मारे भारत में प्रेम की चिंतनीय स्थिति पर व्याख्यान शुरू कर देता था। समय यूं ही कटता था। एग्जाम सेशन के अंत में होना था मार्च में, तो शेड्यूल बना लिया था कि जनवरी से पढ़ाई शुरू करेंगे।
12 पेपर हैं, जिनमें 2 प्रैक्टिकल। 12 हफ्तों का काम है, मुश्किल से बाएं हाथ का काम है। अभी तनिक समझ ले जीवन, थोड़ा घुल मिल जाए लोगों से। अटेंडेंस दर्ज कराना और प्रोफेसर्स को चेहरा दिखाना ही परम उद्देश्य था। इन सुंदर लड़कियों को तो अपनी सोनजूही जैसी मुस्कान पर ही नंबर मिल जाएंगे। हमारी भुच्चर शक्ल देखकर कोई भीख भी न दे। हम लोगों के लिए वाइवा भी होता है, इसलिए कुछ छात्र प्रोफेसर्स के स्टाफ रूम में बैठना गौरव और सम्मान की बात समझते थे। क्लासेज सारी करते थे पर पता नहीं रहता था कि पढ़ क्या रहे हैं। ज्ञान अब बचता ही कहाँ है। ज्ञान तो अब फोटोकॉपी होता है चौराहे की दुकानों पर। अब तक क्लास में लगभग सबके नाम रखे जा चुके थे, प्रतापगढ़ वाली, मदर डेयरी से लेकर MiG-29 तक, और लड़कों के ढक्कन, घोंचू और हल्क उसका नाम रखने की हिम्मत किसी ने की नहीं थी। हाँ, कुछ लोग उसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते थे। मैंने और शशांक ने आपसी सहमति से उसके नाम को शॉर्ट कर लिया था। PD जब भी आती थी हाय करके जाती थी। मेरी कोशिश होती थी कि इस खास मौके पर मैं अपनी क्लास के लड़कों के साथ हूँ। किसी दूसरे विभाग की लड़की आपको हाय करती है, यह अपने आप में एक सम्मान की बात है जिसे CS विंग के लड़के स्वीकार करते थे। वे खोपड़ी मटकाकर लंबा वाला हम करते थे और मैं मन ही मन पुलकित हो जाता था। पिछले कुछ दिनों से वो हाय से हाय रजत पर आ गई थी और यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। शशांक को अपना नाम पसंद था, हल्क। हर लड़का अपनी जिंदगी में एक न एक बार जिम जरूर जाता है। शशांक उसी दौर से गुजर रहा था। उसके चक्कर में मुझे रोज जे कटल और फिल हीथ के वीडियोज देखने पड़ते थे। अपनी हर चीज में वो अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स ले ही आता था, चाहे आंसू पोंछने की एक्टिंग हो या हाथ जोड़ने की एक्टिंग। फिजिक्स की क्लास ओवर हो गई थी और खाली समय में शशांक अपने शरीर में नई नई जगह से गुलते निकाल रहा था। हर गुलते के लिए अलग नाम है। वही गुलता आगे निकल गया तो बाइसेप और पीछे निकल गया तो ट्राइसेप। मैं मन में सोचता, यार ये मांस है तो एक ही। भाई ये स्टेप देख, अब ये स्टेप देख। बैठ जाओ मेरे स्टेप ब्रदर। ये बताओ कि प्रेरणा लड़की कैसी है। तुम यार हमको सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आज हम थाई के इतने सेट्स मारे कि सारे जिम के लड़के रुक के देखने लगे। हाँ, तुम जिम में थाई मचा दिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। ज्यादा हाई बाय ना करो, रितेश की गर्लफ्रेंड है, शशांक ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा कि शशांक के ये बोलने से पहले मेरे कानों के पास एक बड़ा सा बीप बजना चाहिए था ताकि मुझे कुछ सुनाई न दे, या बादल फटे और आकाशवाणी हो। शशांक झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी तरफ प्रश्नभाव से देखा। उसने आंखें बंद करके रवीश कुमार जैसा मुंह बनाया, मतलब खबर पक्की है। हम्म, एक लंबा मौन। निराशा। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोष्टक ... ठीक है, हम कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा सुनो, वो फोरट्रान की क्लास नहीं होगी, बिश्नोई सर नहीं आए हैं। बाहर चलते हैं, कैंटीन ही चलते हैं, चाउमीन भी बनने लगी है वहाँ पे। चलो। वैसे कौन रितेश? क्लास में तो 2 हैं। मैंने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा, मुझे कोई इंटरेस्ट न हो। जैसे वो जो किनारे गिटार लेकर बैठता है, वो जो पल्स से आता है। रख दिया मैंने शशांक की दुखती रग पर हाथ। बेचारा इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी होने के बावजूद रेंजर साइकिल से आता था। ऐसा लगता था गणेश जी चूहे पर बैठे आ रहे हों। उसकी अपने पिताजी से सबसे बड़ी खुंदक इसी बात को लेकर थी कि उसके पापा ने उसके लिए बाइक नहीं भेजी थी। वो उसके बड़े भाई बहनों को ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा उसका आरोप था। क्लास से निकलकर हम कॉलेज के सबसे सुकून भरे हिस्से में आ गए थे, साइंस कैंटीन बिल्डिंग अंदर से अच्छी बनी है, पर बाहर खुले में पेड़ के नीचे चेयर डालकर बैठने का अलग ही आनंद है। वैसे भी हम दोनों खाली थे, कोई साथ में तो था नहीं कि अंदर प्राइवेसी के लिए बैठें। वैसे कल उसका मैसेज आया था, पूछ रही थी कि कोचिंग टाइमिंग चेंज हुई है क्या। मैंने शशांक की प्लेट से समोसा तोड़ते हुए कहा, अच्छा, प्रेरणा का नंबर कब एक्सचेंज हुआ? शशांक ने शब्दों को खींचते हुए कहा, प्रेरणा का। मैंने कॉलर चढ़ाते हुए उसका समोसा तोड़ लिया। बचपन की आदत है दूसरों को बातों में उलझाकर उनकी प्लेट साफ कर देना। और तुमने क्या कहा? मैं उसका समोसा तोड़ने ही वाला था कि उसने प्लेट खींच ली। दूर से ही बताओ, समोसे की मिलिट्री प्लानिंग हम समझ रहे हैं। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अननोन नंबर था ना, मैंने चाय उठाते हुए कहा। ससुर, ये तुम समोसा उड़ाने के लिए बोल रहे थे ना? नहीं यार, ए दिलीप, भैया को एक समोसा और देना। उधर देखो कौन आ रहा है। ओहो,
मैडम का ड्रेसिंग सेंस बदल रहा है। शशांक इशारा किया। चुप रहो, आ गई। हाय रजत। हाय हाय हाय, शशांक ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा। मैंने उसे घूर कर देखा और वह बिल चुकाने चला गया। प्रेरणा सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दिलीप को इशारा किया और वह दौड़ा दौड़ा आया। कॉलेज में सही इज्जत तब महसूस होती है जब कैंटीन में काम करने वाला छोटू एक इशारे पर दौड़कर आता है। दिलीप मेरे बगल आकर खड़ा हो गया। क्या लाऊं गुरुजी? दिलीप आंखों ही आंखों में मुझसे पूछ रहा था। भाभी है क्या? इस सम्मान की सुखद अनुभूति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आयल हैव कोक, प्रेरणा ने अपने बैग की चेन खोलते हुए कहा। मैडम, थम्स अप या स्प्राइट? इतनी अंग्रेजी दिलीप भी सीख गया है यहाँ रहते रहते। मुस्कुराते हुए चला गया। इतने सालों में उसने कितनी अंग्रेजी उड़न तश्तरियों को देखा होगा। वह बैग से रजिस्टर निकालकर आराम से बैठ गई। तुमने कल रिप्लाई नहीं किया, प्रेरणा ने बंधे हुए बालों को एक बार फिर खोलकर बांधते हुए कहा। पता नहीं क्या मजा मिलता है बार बार खोलने बांधने में। ओह, वो तुम्हारा नंबर था। हाँ, तुम्हारा नंबर मैंने रितेश से लिया था। उसने कहा था कि तुम गए थे कल कोचिंग। हाँ, तो तुम्हारा नंबर भी पता लगवा लिया था। लड़कों के नेटवर्क को कम समझी हो क्या? अच्छा ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव क्या करोगे? पहले से ही सेव है गधे। कैन आई, मैं इस पे मैसेज भेज सकता हूँ। आई मीन जोक से। या श्योर, आई वुड लव टू। पेड़ की पत्तियों से धूप छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मेरा दिल बार बार। बैकग्राउंड म्यूजिक में ये गाना बजा रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है। इतने में दिलीप कोल्ड ड्रिंक और समोसे ले आया। मैंने समोसे की ओर देखा, फिर दिलीप की ओर। दिलीप ने शशांक की ओर देखा। समोसे शशांक ने भेजे थे और वह काउंटर पर खड़ा होकर तरह तरह के हंसाने वाले इशारे कर रहा था। सच्चे दोस्तों को अपनी उपयोगिता इसी पल याद आती है। वह सलवार सूट पहनकर आई थी। बीबा से लिया होगा। मैं स्पेशल 26 के मनोज बाजपेयी की तरह पूछना चाहता था, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? पर अभी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं था। मन में 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आई थॉट कि आज कुछ इंडियन पहनूं। उसने अपने कुर्ते पर नजर फेरी और मुस्कुराते हुए मुझे देखा। नाइस ड्रेस। इंडियन नहीं पर्शियन है, पर छोड़ो, कौन जानता है। शाम हो गई है, कोई मैसेज नहीं आया है। चाय 2 बार बन चुकी है और टाइगर क्रंच का छोटा पैकेट खत्म हो चुका है। 1 घंटे से लाइट नहीं है। किसी के इंतजार के वक्त किताबें खुली होने से दिल को संतुष्टि मिलती है कि टाइम टोटल वेस्ट तो नहीं हो रहा। 2 बार टीप टीप हुआ तो पता चला BSNL मस्तिया रहा था। हाय, मैं हूँ शीतल और मैं हूँ घर पर एकदम अकेली। मुझसे करे गर्मागर्म बातें। कॉल चार्जेस 2.50 पर मिनट। युवान का ज्ञान है कि पहले मैसेज न करो, थोड़ा इंतजार कर लो, इससे सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहती है। इंतजार हो नहीं रहा, एक जोक भेज देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। 2 मिनट हो गया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अरे कोई नहीं यार, इससे इज्जत कम नहीं हुई, समझ लो। फॉरवर्ड टू ऑल में चला गया। मैंने अपने आत्मसम्मान को सांत्वना दी। टीप 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 टीप, उंगलियां तुरंत हरकत में आ गईं। कीपैड लॉक से मैसेज बॉडी का सफर द्रुत गति से तय किया गया। हाँ, ऊपर किया, नीचे किया और कुछ नहीं। बस हाँ, ये कोई बात हुई? अरे समझो, बेवकूफ आदमी। भारत सरकार दिन में केवल 100 मैसेज अलाउ करती है, उसमें से एक मैसेज तुम्हें हाँ भेजकर खर्च कर दिया। इम्पोर्टेंट आदमी हो यार तुम। लेकिन इंतजार करो। टीप 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 टीप। हाय, चेहरा खिल गया। श्री गणेशाय नमः। प्रेरणा का हाय आया है। क्या रिप्लाई करूं? कुछ बढ़िया जवाब सोचो। रजत, जाओ, तुम्हें भी हमारी हाय लग जाए। PD, हाँ, वेरी फनी। क्या हो रहा है? रजत, दिन हो रहा है, फिर रात हो जा रही है। तुम्हारे उधर भी यही हो रहा है क्या? PD, हाँ, क्लास में तो बड़े सीधे लगते हो तुम। रजत, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, कहीं पता न चल जाए कि कहाँ से चिपकाया है। PD, हाँ, इंटरेस्टिंग मैन। और बताओ? रजत, और टीप 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 टीप, तुम IT के पास रहते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? जब उधर से गुजरती हूँ तब तुम जाते हुए दिखते हो, पैदल पैदल। अच्छा, नोटिस किया जा रहा है मुझे। हाँ, उधर एक फ्लैट लिया है। भौकाल मारते हुए मैसेज किया मैंने। फ्लैट नहीं, 10 बाय 10 का कमरा लिया था और एक किचन, पर इज्जत मेंटेन रहनी चाहिए। तुमसे मिलना हो तो कहाँ मिलोगे? कभी शाम ढले तो IT पर आ जाना,
कभी चांद खिले तो आईटी पर आ जाना। हाँ नाइस, कोशिश करती हूँ शाम को मिलने की। पूछ लेना अपने रितेश जी से, फिर ही आना। मैंने ये मैसेज जानबूझकर उनका रिलेशन क्लियर करने के लिए किया था। शशांक ने बताया तो था कि वो कपल है, पर सीधे पूछ लेना ज़्यादा बेहतर है। गुलाम थोड़ी न हूँ मैं। एंड ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड। बस स्पेशल है मेरे लिए वो। उसका जवाब थोड़ी देर बाद आया। बस स्पेशल है मेरे लिए वो। रेटिंग स्केल पर रखती है क्या ये लड़कों को? सामान्य, खास, स्पेशल। इतने में एक मैसेज और आया। यार, मेरे से ज़्यादा टाइम तो वो दीपिका को देता है। नाहक इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने इन दोनों को। उसने ये मैसेज शायद अपनी भड़ास NIKLNE के लिए किया था। हाँ, जो भी है, स्पेशल वगैरह देख लेना और आने से पहले मैसेज कर देना। मैंने अपनी अहमियत और बेपरवाही बघारते हुए कहा। जताया कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पर्सनल बातों में, जबकि मैं उसके एक एक मैसेज को तीन एंगल से पढ़ रहा था। उसने ओके सी यू करके चेक बंद कर दी। मैंने भी कैच यू लेटर टाइप कर दिया। फ़ोन बिस्तर पर फेंककर मैंने वापस अपनी कंप्यूटर प्रैक्टिकल की फाइल खोल ली और लूप्स की कोडिंग करने लगा। ये प्रोग्राम्स मुझे शशांक ने भेजे थे, जो उसे ब्रेक नहीं रहे थे। घड़ी देखी तो शाम के 5:30 बज गए थे। युवान थोड़ी देर में मुझे कोचिंग के लिए लेने आने वाला था। दिसंबर की सर्दियां आ गई थीं, लिहाजन हमारे बदन पर स्वेटर और मफलर भी। युवान रोज जैकेट बदल बदल कर कोचिंग आता था। शशांक और युवान जान पहचान मैंने करवा दी थी, मगर चूंकि शशांक ने लखनऊ आते ही दूसरी कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, वह वहां जाता था। इस तरह मेरा कोचिंग का साथी युवान था और कॉलेज का शशांक। मैं आखिरी कोड बना ही रहा था कि गली में गाड़ी की पीप पीप सुनाई दी। मैंने बालकनी से झांककर देखा तो युवान अपनी यामाहा FG पर बैठा ब्लैक लेदर जैकेट में शाइन मार रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी नीचे आओ का इशारा किया। इतनी जल्दी? अभी जाकर क्या करेंगे? मैंने उसे ऊपर आओ का इशारा किया। कोचिंग बंद है, शर्मा की चाय पिए हो कभी? उसने आंखें चमकाईं और मुंह से सर्दी की भाप छोड़ी। बस 2 मिनट कहकर मैं कमरे में भाग आया। रोज की कोचिंग, प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग से बोर होता मेरा दिल बाहर घूमने को मचल उठा। जनवरी की सुबह, घने कोहरे में हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे सांसों से भाप निकाल रहे थे। उस दिन की कैंटीन की चाय में वो बात नहीं थी। वो सामने बैठी मोबाइल में खुटपुट कर रही थी और मैं उसके सौंदर्य का रसपान कर रहा था। पीछे कैंटीन में दिलीप गाना बजा रहा था। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशी तेरा। मैं भी रेडियो की आड़ में चुपके चुपके गुनगुना रहा था। वो रह रहकर मुझे घूर भी रही थी कि मैं ये क्यों गा रहा हूँ। हमारे जैसे आधे स्मॉल टाउनर्स की स्टोरी में दिलीप जैसे लौंडे ही बैकग्राउंड का काम करते हैं। वो अक्सर कॉलेज लेट आती थी। इत्तेफाकन आज जल्दी आ गई थी। मुझे हर एक प्रश्न सोच समझकर पूछना था। तुम बेसिकली कहाँ की हो? प्रॉपर लखनऊ? लखनऊ नहीं, बट हाँ, एक्चुअली मेरे रूट्स पंजाब में हैं, पर हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ सेटल हैं, तो अब प्रॉपर लखनऊ कह सकते हैं। पर हम मोस्टली वहीं का कल्चर फॉलो करते हैं, पंजाब का। बल्ले बल्ले। और तुम? मैं तो यहीं का हूँ, उत्तर प्रदेश। मैंने उसकी तरफ दयनीय मुख्यमंत्री भाव से देखा, जैसे सेंटर से यूपी के लिए स्पेशल पैकेज मांग रहा हूँ। भारत सरकार ने प्रदेश को भी देहाती कर दिया है। अंग्रेजों के समय सही था, कम से कम थोड़ा स्टाइल तो मार सकते थे। कहाँ से हो? यूनाइटेड प्रोविंसेज। कितना स्टाइलिश नाम था। ये आई है फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेज, UC। अब क्या है? निवास स्थान उत्तर प्रदेश, गरीब प्रदेश। पापा क्या करते हैं? अगला सवाल भी मैंने सीधे पूछा था। मेरे पापा? पापा का कैटरिंग बिजनेस है, उसने बेतकल्लुफी से जवाब दिया और अपने बैग की सामने वाली पॉकेट से सिक्के निकालने लगी बिल चुकाने के लिए। उसकी अजीब आदत है ढेर सारे सिक्के बटोर कर रखने की। मैंने उसे पिछली चिढ़ाया भी था कि तुम्हारी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है। मुलाकात में जब उसकी नज़र सामने पड़ी, मैं हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा बाप हलवाई है? ही हाँ, मैं इतनी देर से पिताजी के लिए केन कॉन्ट्रैक्ट, डेयरी बिजनेस जैसे नाम सोच रहा हूँ, और तुम्हारा बाप हलवाई है। अब तो सीधे बोलूँगा। सुनो, मेरे पिताजी किसान हैं। हलवाई? सही है, शादी में कैटरिंग का काम उन्हीं को दे देंगे। क्या हुआ? क्यों हंसे जा रहे हो? उसने सवाल दोहराया। कुछ नहीं, खाते पीते घर से हो तुम? आया वही मैं सोचूं कि इतनी मोटी क्यों हो तुम? प्रेरणा हलवाई। ये कहकर मैंने उसके गाल खींच दिए। मैं और मोटी?
इतना लीन फिगर है मेरा कि उसने अपना सीना उठाया जिससे पेट पिचक जाए और कमर का पतलापन दिख जाए। नो नो, मेरी नज़र से देखो, तुम्हारे अंदर एक हलवाई छिपा है। मैं हंस पड़ा। आज पहली बार इस अचानक हंसी के क्षण में मैंने उसके गाल खींच दिए थे। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अभी अभी मैंने क्या किया है। वह उठकर बिल पे करने चली गई और मैं मूर्ति जैसा बैठा अपने अंगूठे और उंगली को देखने लगा। ऐसा लगा कि मेरी उंगलियों में थोड़ा गुलाबीपन और मखमलीपन उतर आया है। मैंने जीभ को दांतों से काटकर अपने आप को यकीन दिलाया कि अभी अभी क्या हुआ है। मैंने उसे जाते हुए देखा, फिर अपने हाथों को देखा। वह दिलीप के पास गई। दिलीप ने मुझे आवाज दी। मैंने बिल न लेने का इशारा किया। वह आई और अपना बैग मेरी पीठ पर मारकर चली गई। मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो जरूरी नहीं था मेरे लिए। मैं अभी 2 मिनट पहले के उस पल को कैद कर लेना चाहता था। वो मेरा पहला स्पर्श था। मैं अपने अंगूठे और उंगली को ही देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की, उंगली को अंगूठे पर रगड़ते हुए अपनी नाक के पास ले गया और एक लंबी सांस ली। फिर अपना हाथ खोला और हाथ की रेखाएं देखने लगा, जैसे उन्हीं में से उसे ढूंढ निकालूंगा। तब तक देखता रहा जब तक दिलीप ने आकर टोक नहीं दिया, भैया अब तो हिसाब कर दो। आज एक नॉर्मल सा दिन था। मैं और शशांक हमेशा की तरह प्रैक्टिकल क्लास से पहले झगड़ रहे थे। आजकल उसके गिटार सीखने का दौर चल रहा था। उसने फेसबुक पर एक कविता लिखी थी जिसे मैंने लाइक नहीं किया था। आजकल किसी चीज को पसंद करना और उसे लाइक करना अलग अलग चीजें हैं। हम लैब के बाहर लैब खुलने का इंतजार करते हुए झगड़ रहे थे। लैब में उसे प्रैक्टिकल समझाने ही आया था, परंतु दोस्तों के बीच एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती। तुमने मेरे लिरिक्स देखे? उसकी आंखें अंदर तक झांक गईं। उसका सीधा मतलब था कि तुमने लाइक क्यों नहीं किया। हाँ देखे, पीला सूट पहनती हो, सूरजमुखी सी लगती हो टाइप, कविताएं लिखते हो और चाहते हो कि मैं उस पे रिव्यू दूं। आधा स्टार। हाँ, तो तुम कौन सा हिमाद्री तुम श्रृंग लिखते हो? तुम भी तो ऐसी ही लिखते हो। हाँ जो भी है, पर तुम्हारी तरह पोस्ट तो नहीं करता मैं। इस वार से वह आहत हुआ और बिलो द बेल्ट वार किया। अच्छा, ये क्या तुम देहातियों की तरह गर्मियों में भी शूज पहन के चले आते हो? ऐसे तो वो कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। अच्छा, और ये जो तुम रिस्ट बैंड पहन के आ रहे हो ना भैया, ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। साले, हर माल 10 रुपया से अपनी गृहस्थी सजाने वाले फटीचर, तुम बताओगे हमको कि क्या आउट ऑफ फैशन है? साले, अरग्नि से चिमटी चुराने वाले चिंदी चोर, तुम बताओगे हमको कि क्या ट्रेंड है? अबे तुम गिन के रखते हो क्या? हम झगड़ ही रहे थे कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मुझे लगा प्रेरणा होगी, पीछे मुड़ा। अरे प्रशांत भैया, आप हमारे विभाग में? हाँ, इधर से गुजर ही रहे थे तो सोचा कि तुम्हारा परिचय आर्ट्स विभाग से भी करवा दूं। उन्होंने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा। हम लोग फिजिक्स विभाग के गलियारे में खड़े थे। थोड़ी देर में प्रैक्टिकल शुरू होने वाला था। क्लास के बच्चे आते जाते हुए घूर रहे थे कि ये कहाँ के सीनियर्स आ गए। एक तरफ मैं और शशांक खड़े थे और दूसरी तरफ प्रशांत भैया और उनके अगल बगल 4 लड़कियां खड़ी थीं। सीनियर्स और जूनियर्स का अंतर साफ नजर आ रहा था। हम दोनों के कंधे पर बैग थे और उनके हाथों में एक एक रजिस्टर था। ये साइंस और आर्ट्स का भी अंतर हो सकता था। एक मैम जो सबसे अलग लग रही थी और जिन्हें ही शायद मैंने स्कूटी पर देखा था, उनके हाथ में तो रजिस्टर भी नहीं था, बस एक बैग लटक रहा था। रजत, इनसे मिलो, ये है छाया। छाया, ये है रजत, भैया ने छाया से पहचान करवाते हुए कहा। छाया जी का मेकअप हाई फ्लो में था, जिसकी छत्र छाया में आजकल प्रशांत भैया थे। कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ 3 मीटर रेडियस को महकाते हुए गुजरते हैं। छाया जी उन्हीं में से थी। उनका लंबा चौड़ा धाकड़ व्यक्तित्व था। लंबाई करीब मेरे बराबर थी। 5-6 और बड़ी बड़ी आंखें उन्हें और प्रभावशाली बना रही थी। बाल खुले हुए थे और चश्मा ऊपर मांग पर चढ़ाया हुआ था। छाया जी मिलने के लिए इतनी गर्मजोशी से बढ़ी जैसे मैं उनके सामने ही पैदा हुआ हूँ। ओह रजत स्मार्टी, काफी बताया है प्रशांत ने तेरे बारे में। आई एम छाया, मेंबर सेक्रेटरी एसएफआई। मैं हाथ मिलाने के लिए आगे आ ही रहा था कि उन्होंने आगे बढ़कर गले लगा लिया। मैं अंदर तक झन्ना गया। बुलबुल एहसास से सारे रोए एफिल टावर हो गए। फिर उन्होंने ही मुझे अपनी गिरफ्त से छोड़ा। अजीब शहर है यार ये तो। लोग बढ़ते ही चले आ रहे हैं। एक से हाय किया, उसने हाथ मिला लिया। इनसे हाथ मिलाना चाहा तो गले लगा लिया। रोज अपडेट हो रहा है। पूरे 10-15 सेकंड लगे सहज होने में। मैंने कनखियों से शशांक की तरफ देखा। वो ललचाए आंखों से मुस्कुरा रहा था।
हाथों को हाथ में लेकर उन्होंने बहुत अधिकार से पूछा, शाम को बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं आते तुम? अरे वो आज से पक्का आऊंगा, ऐसे इंसेंटिव मिलते रहे तो। प्रशांत भैया ने भरिकुटियां टेढ़ी करके, अच्छा बेटा, मेरे बुलाने से तो नहीं आ रहे थे तुम? वाली नज़र से मुझे देखा। और बताओ, कोई क्लब ज्वाइन किया था तुमने? जी अभी तो नहीं। वातावरण में एक स्तब्धता छाई हुई थी। वो एकदम मेरी कानपुर वाली मौसी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे डर था कहीं चूम वूम न लें। शशांक का मुंह खुला हुआ था। पता नहीं यह मेरी प्रतिभा थी या प्रशांत भैया का प्रभाव, थी वो मुझसे 2 ही साल सीनियर। मैं सोच रहा था कि पीछे खड़ी बाकी तीनों से भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन होगा क्या, पर नहीं। वे तीनों हल्का सा मुस्कुराए और हाय कर दिया। वाई डोंट यू जॉइन एसएफआई? छाया जी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा हाथ अब भी उनके हाथ में था। एसएफआई, मैं साफ सफाई करने के लिए तैयार हूँ, और आप इतना छोटा सा आग्रह कर रही हैं मुझसे। हाँ क्यों नहीं, कर लूंगा, मैंने प्रशांत भैया की तरफ देखते हुए कहा और आंखों ही आंखों में उनसे पूछ लिया, क्या आदेश है? ग्रुप वगैरह बाद में ज्वाइन कर लेगा, पहले फर्स्ट ईयर पास हो जाने दो। भैया ने बात संभाली, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ बने। भैया ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उनकी नज़र मुझे अंदर तक शांत कर देने वाली थी। मैं चुप हो गया, अपने हाथ पीछे खींच लिए। शशांक मेरे बगल खड़ा, इंट्रोडक्शन के लिए उतावला हुआ जा रहा था। जता रहा था कि मेरा कितना खास दोस्त है वह। ये है मेरा फ्रेंड शशांक, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वह भी मेंबरशिप के लिए आगे बढ़ा, परंतु छाया जी ने उसे सिर्फ हाय कर दिया। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, ओके, शाम को पक्का न? बैडमिंटन? हाँ पक्का, तो हम लोग चलें, तुम्हारी लैब का टाइम हो गया है। उन्होंने गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए कहा। जी ओके, मैंने सहमति में सर हिला दिया। भैया ने चलते चलते भवें उचकाई, जिसका मतलब था, कहाँ है वो जिसके बारे में तुम बता रहे थे? मैंने गर्दन हिलाई, जिसका मतलब था कि अभी आई नहीं। इसके बाद प्रैक्टिकल लैब में पहुंचने तक मैं और शशांक कुछ नहीं बोले। मुझे पता था कि वह भरा बैठा है, चुपचाप सरफेस टेंशन के प्रैक्टिकल का एपरेट सेट कर रहा था और मैं मुस्कुराए जा रहा था। मुस्कुरा क्या रहे हो लोडू, कितने प्रैक्टिकल चेक हैं तुम्हारे? मेरी मुस्कान और इंद्रधनुष जैसी हो गई, सिहरन ताज़ा हो गई। बुलबुल, शाम को बैडमिंटन। मुझे क्या पता था कि मेरी सारी खुशी हिरन होने वाली थी। सामने से दौड़ती भागती प्रेरणा आ रही थी। रज्जो, एक काम है तुमसे, प्रेरणा ने हाँफते हुए कहा। काम, क्रोध, मद, लोभ से मैं दूर ही रहता हूँ देवी। गीता में लिखा है। भक, वो काम नहीं मोटे, मेरा प्लीज वो बीजी वाला प्रैक्टिकल नहीं हुआ, चलो समझा दो प्लीज। देख नहीं रही हो, मैं ये शशांक की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने अपना भाव बढ़ाया। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा एक भी नहीं चेक है। वह मुझे ट्रक की तरह धक्का देने लगी। शशांक का तनाव बढ़ता जा रहा था। अच्छा जाओ, अभी आता हूँ। पक्का न? हाँ पक्का, मैंने उसे दफा करते हुए कहा और शशांक की प्रतिक्रिया लेने के लिए उसकी तरफ देखा। रज्जो, शशांक ने एपरेट्स को एक किनारे किया और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोला, रज्जो। अरे प्यार से कहती है रज्जो। प्यार से तो हम भी कह रहे थे, हमसे तो बहुत चिढ़ गए थे। ज्यादा नाटक न करो समझे। किस्मत है भाई, किस्मत है, ऊपर से लिखवा के लाते हैं, सब लोग नंबर पता करवा ले रहे हैं। कुछ लोग मेंबर बनाना चाहते हैं, लोग प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हैं, वो भी डार्क रूम में। किस्मत है भाई, उसने ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए कहा। प्रैक्टिकल लैब कई हिस्सों में बंटी हुई थी। कुछ जनरल प्रैक्टिकल बड़े से चैम्बर में थे, जहां प्रोफेसर्स भी बैठते थे, कुछ एक बड़े से गलियारे में थे, जहां प्रोफेसर्स नहीं जाते थे, और कुछ डार्क रूम में थे जहां रोशनी भी नहीं जाती थी। बीजी वाला प्रैक्टिकल डार्क रूम में था और शशांक और मैं बड़े वाले चैम्बर में प्रैक्टिकल कर रहे थे। बीजी अर्थात बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, जिसे सेट करना एक टेढ़ी खीर थी। वैसे भी लखनऊ विश्वविद्यालय के सारे उपकरण साल भर खराब रहते थे और एकाएक परीक्षा के समय ठीक हो जाते थे। डार्क रूम विभाग से एंट्री करते वक्त पहले पड़ता था। मैं कहीं भी घूम सकता था क्योंकि मेरे सारे प्रैक्टिकल पहले से चेक थे। शशांक का एक लास्ट रह गया था। इस समय लैब में वही लोग दिख रहे थे जिन्हें परीक्षा का डर सता रहा था। शशांक ने अपना प्रैक्टिकल खत्म करते हुए कहा, अब मुझे भी एक बढ़िया आइडिया आया है। यहाँ हॉल में जितनी भी लड़कियां प्रैक्टिकल कर रही हैं, उनके पास जाकर खर्राटे भरूंगा और जब कोई कहेगी कि ये क्या कर रहे हो तो अचानक जगते हुए कहूंगा, इट वाज नाइस स्लीपिंग विद यू। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, जब सिंदल खाना तब मेरे पास मत आना। अब बे चल चिड़नू। मैं इस मूड में था कि डार्क रूम में जाऊंगा, 5 मिनट में बीजी सेट करके वापस आ जाऊंगा। मौका पाकर 2-3 घूंसे भी जमा दूंगा कि ये देख मोटी, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये देखो सेठ ऐसे रीडिंग लेते हैं। अंदर गया तो नज़ारा अलग था। प्रेरणा अकेली नहीं थी, साथ में क्लास के कन्हैया और उनके असिस्टेंट सुदामा भी थे। साथ में 2 गोपियां भी खड़ी थीं, जिनमें एक सुंदर सी दीपिका सिंह भी थी, जिसके पूरे विभाग में चर्चे थे। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास को समझाना है मुझे। नौकर समझा है क्या? मैं जा रहा हूँ वापस, मैंने अपने आप से कहा, पर प्रेरणा ने अपनी आग्रह भरी नज़रों से मुझे खींच लिया। मैं भारी कदमों से प्रैक्टिकल उपकरण तक आया। वहां पहुंचकर मैं एक अजीब से इन्फीरियोरिटी में कॉम्प्लेक्स में घिर गया। लैब में हम 6 लोग थे बस। मेरे घुसते ही कन्हैया, रितेश ने कमेंट किया, आओ आओ, बिना तनख्वाह के प्रोफेसर। ये कमेंट सुनकर गोपियां खिलखिला पड़ी। ही, खन खन खन। उसका ये कमेंट न मुझे पसंद आया था न प्रेरणा को। मेरा खून जल गया कि जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता, उसके सामने प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। मन तो किया कि यहीं से लौट जाऊं, पर प्रेरणा ने मुझे फिर प्लीज रज्जो की निगाह से देखा तो रुक गया। वे मुझे घेर के खड़े हो गए। मैं उन 5 को इग्नोर करता हुआ एपरेट सेट करने लगा और सीधे प्रेरणा को समझाने लगा। देखो, सर्किट को यहाँ से कनेक्ट करोगी तो मीटर ऐसे भागेगा, ये देखो। बीजी भाग ही नहीं रहा था। ये क्या हो गया? कोष्टक, गांव से आए हो क्या? प्लग तो ऑन करो। ये कहकर कन्हैया और सुदामा ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और गोपियां फिर से हंसी। ही, खन खन खन। मुझे ढंग से याद था कि प्लग मैंने ऑन किया था, उसी ने ऑफ किया होगा। कोशिश कर रहा था स्मार्ट बनने की और दीपिका को हंसाने की। ऊपर से ये सुदामा, जिसका कोयले को शर्मा देने वाला चेहरा था और हीरे को शर्मा देने वाले दांत थे, ये भी हंस हंस कर रोशनी कर रहा था। इन्हें जवाब दूंगा तो और हास्यास्पद हो जाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस इनकी है और मैं बाहरी हूँ CS विंग का। मैं उपहास का घूंट पीकर रह गया। मैंने प्लग ऑन किया और फिर से सर्किट कनेक्ट किया। मेरा मन हुआ कि इस बीजी को जल्दी से सेट करूं और निकलूं यहाँ से, और प्रेरणा को तो मैं बाद में देखूंगा। मैंने वोल्टेज बढ़ाया, मीटर टच से मस नहीं हुआ। मुझे लग गया या तो मशीन खराब है या मुझे फिजिक्स नहीं आती। अपनी बारी में तो मैंने ऐसे ही किया था। रितेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कमेंट मारा, तुम्हारे गांव में लाइट आती है क्या? वो देखो बल्ब जल रहा है, उसे लाइट कहते हैं। सुदामा ने उसे हाई फाइव दिया। गोपियां हंसी। ही, खन खन खन। मैंने उपेक्षा का थूक गटक लिया। प्रेरणा की तरफ भी नहीं देखा, चुपचाप तार खोल दिए। मैं बीजी को जल्दी से जल्दी सेट करना चाह रहा था और वो और टेढ़ा हुआ जा रहा था। बिना सेट किए चला जाता तो और मजाक उड़ाते कि आए थे बड़े ज्ञानी बनके समझाने। प्रेरणा का भी मजाक उड़ाते कि किस नमूने को पकड़ लाए। मीटर बाईं तरफ जाता तो वहीं रुक जाता और दाईं तरफ जाता तो उधर ही रुक जाता। थोप के वापस लाओ तो भागने लगता। मैं परेशान था कि इतना भाग क्यों रहा है, और ये ऊपर से कमेंट्स मार रहे थे। वह मेरे कंधे पर हाथ रख के कमेंट मार रहा था, मुझे गंवार दिखा रहा था। 15 मिनट बीत गए थे और पसीने आ रहे थे। मुझे लग गया कि बीजी में कुछ गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या। एक तो ये शशांक भी चैम्बर में घूम घूम के तफरी कर रहा होगा। ये नहीं कि आ जाए और मेरी कुछ मदद करे। अब जाऊं तो जाऊं कैसे? मुझे लग गया कि अब ये मुझसे सेट नहीं होगा। मैंने सारे तार खोल दिए और उल्टा सेट करने लगा। कभी कभी ऐसे भी रीडिंग आ जाती है। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर खुद को व्यस्त कर रहा था और हंसी का पात्र बन रहा था। प्रैक्टिकल बुक में तो ये तरीका दिया नहीं है। ऐसे कैसे सेट कर रहे हो? मेरे पास प्रैक्टिकल बुक नहीं है। क्यों खरीद नहीं पाए? नहीं, रामा बुक स्टोर पर थी नहीं। मैंने कातरता से जवाब दिया कि अब बख्श दो, अवेलेबल तो है हर जगह। तुम रामा के यहाँ गए थे कि मामा के यहाँ? हाई फाइव। ही, खन खन खन। इस बार कमेंट सुदामा ने मारा था। मैंने प्रेरणा की तरफ भी देखना बंद कर दिया। नीचे की तरफ देख रहा था और उलझे हुए तारों को सुलझा रहा था। किसी मेले में खोए बच्चे की तरह सोच रहा था कि काश कोई परिचित मिल जाए और मेरी जान छूटे। CS वाले सब पहले ही भाग गए थे और शशांक इधर आ नहीं रहा था। ही, खनखन। अरे रजत, यहाँ क्या कर रहे हो? एक जानी पहचानी सी आवाज आई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। सामने युवान खड़ा था जो उस गली से गुजर रहा था। कुछ नहीं, ये सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बीजी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
मेरी कातर नजरें अंदर का सारा हाल बयान करने की कोशिश करने लगी। डर था कि कहीं युवान देवता अच्छा ओके कह के चले न जाएं। आओ जरा, अग्निहोत्री सर से कुछ काम है, उसने अपने हाथ की फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं उधर लपकना ही चाह रहा था कि रितेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए से कहा, ये हमें प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। क्यों, तुम्हें नहीं आता? युवान ने उग्रता और व्यंग्य का लहजा अख्तियार किया। अरे वो सेट नहीं हो रहा है। रितेश किसी धूर्त की तरह मुस्कुराया। डॉट डॉट डॉट, और तुम्हारे साथ साथ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैच भी घोंचू है, एक को भी नहीं आता। आओ रजत इधर, किसी सर को भेज देते हैं डाक रूम में, उसने मुझे बुलाते हुए कहा। कन्हैया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। युवान बैच का सबसे स्मार्ट लड़का था। सारी गोपियां स्तब्ध थीं। बाहर निकलकर मैंने गहरी सांस ली और युवान को पूज्य देवता की तरह देखा। वहां से निकलकर हम चैम्बर में आ गए थे, जहां शशांक अपनी कारीगरी कर रहा था। मैंने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, युवान मेरी जान, तुम यहाँ। हालांकि यह लैब उसकी भी थी, पर वह कभी कॉलेज आता नहीं था। मैं तो अपने प्रैक्टिकल चेक कराने आया था। तुम ये बताओ कि वहां उन भोंचुओं के बीच में क्या कर रहे थे? तुम्हारे तो सारे प्रैक्टिकल चेक है ना? हाँ। अरे मुझे क्या पता था यार कि पूरी गैंग होगी। मुझे तो प्रेरणा ले गई थी। और ये प्रेरणा से तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं बस। दोस्त? तुम्हारे जैसे बहुत दोस्त होंगे उसके, समझे? मेरे पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है। अरे तो क्या हुआ, म्यूचुअल फ्रेंड्स में मुझे देख के भेज दिया होगा। अच्छा, ऐसे अपने आप नहीं चली जाती फ्रेंड रिक्वेस्ट। इतने में शशांक आया और उससे अपनी लिरिक्स के बारे में पूछने लगा। युवान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अच्छी थी ना? मैंने तो लाइक भी की है। हम दोनों को पता था कि लिरिक्स के नाम पर अर्थहीन तुकबंदी ही थी, परंतु आजकल अर्थहीन तुकबंदियों के रैप सुपरहिट हैं। और शशांक की तुकबंदी उनसे बेहतर ही थी। जब हम तीनों क्लास से निकले तो प्रेरणा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, पर इन दोनों को साथ देखकर कुछ कहा नहीं, बस बाय कर दिया।